हेलो एवरीवन। आज हमारा एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 का पार्ट बी की यूनिट 1 में सेल कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए नोट्स हैं, तो आप दोनों मीडियम वाले देख सकते हैं। तो हम कोशिका को पढ़ने से पहले ये देखेंगे कि इस लेसन को पढ़ने के बाद हम मेंस के स्तर पे किस किस क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम हो जाएंगे। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि मेंस में सेल से अभी तक कौन से क्वेश्चन आए हैं या कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 2 मार्कर में आ जाएगा कि साइटोलॉजी क्या है, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं। इस तरह के आ सकते हैं। 7 मार्कर में क्या आ सकता है, कोशिका सिद्धांत का वर्णन कीजिए तथा आधुनिक कोशिका सिद्धांत से तुलना कीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए, प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में अंतर बताना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में लिखना है, गोल्जी उपकरण तथा लाइसोसोम की संरचना एवं कार्यों का वर्णन करना है। तो इनको आपको ध्यान देना है। यदि हम 10 मार्कर की बात करें तो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, देख लीजिए। कोशिका की संरचना का चित्र सेट मतलब डायग्राम बनाना है और उसके जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके बारे में आपको पूरी जानकारी देनी है। कोशिका सिद्धांत का समालोचनात्मक विवेचना करनी है। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है सेल को, तो उसके बारे में बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और प्लास्टिड की संरचना एवं जैविक महत्व का वर्णन। तो इतने सारे क्वेश्चन आप आंसर लिखने में सक्षम हो जाएंगे इस लेक्चर के बाद। तो अब हम लेक्चर शुरू करेंगे। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो आप इसको ठीक से पढ़िए और उसके बाद फिर हम आंसर देखेंगे मेंस के। ठीक है, तो एक बार हम थोड़ा सा मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं सेल का। आपने कहीं ना कहीं इस प्रकार के डायग्राम देखे होंगे सेल के बने हुए। तो देखिए इसमें क्या क्या है सेल में। आप देखो तो एक है आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया आपका ये। ओके, सेल मेम्ब्रेन हो गया, लाइसोसोम हो गया, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, साइटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, रफ ई आर ई आर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और सेंट्रियोल्स। इस तरह से दूसरा देखिए ए डायग्राम। तो ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे जैसे जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हम पढ़ेंगे तो डायग्राम में भी उसको हम देखते चलेंगे साथ में। ओके, तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेल संरचना प्रकार विभाजन में कि कोशिका यानी साइटोलॉजी क्या है। कोशिका विज्ञान को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है, यानी कोशिका के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी। ये एकदम बेसिक है, प्री में भी आपने पढ़ा होगा। एक नाम आपने सुना होगा रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में कॉर्क में कोशिका की खोज की थी। तो आप नाम याद रखिए, रॉबर्ट हुक। इसके बाद कोशिका विज्ञान का जनक भी इनको कहा जाता है। एंटोनी वान लुवेन हॉक, एक ये शब्द भी सुना होगा। इन्होंने क्या है, पहली जीवित कोशिका खोजी थी। जो रॉबर्ट हुक ने खोजी थी वो जीवित कोशिका नहीं थी। ठीक है, जीवित किसने खोजी, लिविन हॉक ने। तो दो शब्द आपको याद रखना है। यदि पूछे प्रीव के लिए है काम का, लिविंग सेल पहली किसने खोजी, लिविन हॉक ने। यदि सेल सिर्फ सेल लिखा हो वो है रॉबर्ट हुक ने। तो दोनों आपको नाम याद रखना है। तो लिविन हॉक ने पहली जीवित कोशिका देखी थी और उन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी। इनको भी आपको याद रखना है। कोशिका की परिभाषा की हम बात करें तो कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। आपको याद रखना है कि यदि कोई पूछे कोशिका क्या है तो आप सीधे बताना कि जो जीवन का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। जैसे एक घर बनाने के लिए आपको ईटा चाहिए, इसी प्रकार एक बॉडी जीव बनाने के लिए आपको सेल चाहिए। कैसे होता है, पहले सेल बनती है, सेल से टिश्यू बनते हैं, उससे फिर आपके क्या बनेंगे, बहुत सारे टिश्यू हो जाएंगे तो कोई अंग बन जाएगा, और बहुत सारे अंग से अंग तंत्र, और अंग तंत्र से मिलके बॉडी बन जाएगी। तो आपको ये क्रम याद रखना है, कोशिका, टिश्यू या ऊतक, अंग, अंग तंत्र और
फिर उसके बाद पूरी बॉडी बनती है। तो सबसे बेसिक यूनिट क्या हो गई किसी भी जीव की? सेल हो गई। इसलिए सेल को हमने क्या बोला? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। सभी जीव कोशिकाओं से, जैसे बिल्डिंग ईंटों से बनी है तो जीव किससे बने हैं? कोशिका से बने हैं। तो याद रखना है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने होते हैं? मेड अप ऑफ सेल्स। कोशिका में स्वयं प्रजनन की क्षमता होती है। जो सेल होती है ना, द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, यानी कोशिका आपस में रिप्रोड्यूस होते होते एक कोशिका, दो कोशिका, चार कोशिका, ऐसे ऐसे बनाते बनाते टिश्यू, टिश्यू बहुत सारे टिश्यू हो गए तो अंग, बहुत सारे अंग हो गए तो अंग तंत्र, और बहुत सारे अंग तंत्र मिल गए जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, अपन ये सब सिस्टम पढ़ेंगे अपन। ठीक है, ये सब सिस्टम मिल जाएंगे तो एक पूरी कंप्लीट बॉडी बन जाएगी। तो क्या क्या हम डेफिनेशन में देखा? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, कोशिकाओं से, जो जीव है कोशिकाओं से बने होते हैं, और कोशिका स्वयं में प्रजनन करने की क्षमता रखती है। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ फैक्ट मैं आपको प्री के हिसाब से बताता हूँ। प्री में ऐसे आते हैं कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन या तंत्र का तंत्र। आपको याद रखना स्मॉलेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल, और लॉन्गेस्ट सेल मतलब सॉरी लार्जेस्ट सेल शुतुरमुर्ग, और लॉन्गेस्ट हो जाएगी आपकी नर्व न्यूरॉन। तो न्यूरॉन, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी। अब एक क्वेश्चन आया था मेंस में कि सेल थ्योरी के बारे में आ चुका है, तो आपको सेल थ्योरी देखना है यहाँ पे। पहला तो आपको यही पता होना चाहिए सेल थ्योरी दी किसने है। तो स्वान और स्लाइडेन ने 1838-39 में दी थी। बिल्कुल आप रट लो, प्री में भी आया है, मेंस में भी आते रहता है सेल थ्योरी। तो इन्होंने तीन आपकी इनकी लाइन याद रखना तो काम आपका चल जाएगा। पहला कि जितने भी जीव हैं सभी जीव किससे बने हैं? कोशिका से। मैंने बोला जैसे बिल्डिंग अपन किससे बनाते हैं? ईंटा से। ईंटा क्या है? बेसिक, ब्रिक्स से बनाते हैं ना। उसी प्रकार जीव है बेसिक किससे बना है? कोशिका से, यानी सेल से। तो ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स। सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। कोशिका जीवन का मूल इकाई है, यानी आप ऐसे बोल रहे फंडामेंटल यूनिट होती है, बेसिक यूनिट है लाइफ की। क्या? सेल। तो पहला सिद्धांत क्या है? जीव किससे बने हैं? कोशिका से। दूसरा सिद्धांत क्या है? कोशिका क्या है? जीवन की बेसिक यूनिट है। तीसरा है जीव जो है एक या अनेक कोशिकाओं से। बहुत सारे जीव यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक ही सेल से पूरा जीव बन जाता है, और कुछ जीव जो होते हैं मल्टी सेलुलर, बहुत सारी सेल मिलकर पूरे जीव को बनाती हैं। तो तीन सिद्धांत आपको याद रखना है। सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं पहला, सभी जो जीव की मूल इकाई है वो कोशिका है, और जीव एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। किसने दिया? स्वान और स्लाइडेन ने। नाम बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए, 1838-39 में दिया था। प्री मेंस दोनों के लिए आपको इसको मैं लिख दे रहा, प्री और मेंस दोनों के लिए उपयोगी है ये सिद्धांत। आधुनिक कोश का सिद्धांत विर्चाव ने दिया था, इसका भी नाम याद रखिए आप। इन्होंने कहा था कि जो नई कोशिका है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, यानी न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी जितनी भी न्यू सेल्स बनेगी किससे बनेगी? जो ऑलरेडी पहले से जो पुरानी सेल हैं उनका ही यूज करके नई सेल बनती है। तो नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। कोशिका जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करती है, यानी सेल क्या करती है? जो हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है जीवों की, उसको कौन कंट्रोल करेगा? सेल। ये आधुनिक सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। यानी जो नई सेल है किससे बनेगी? पुरानी सेल से बनेगी। एक यानी नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनेगी। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि सेल का क्या काम है? बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। तीसरा, डीएनए कोशिका क्रियाओं को नियंत्रित करना, यानी जो कोशिका के अंदर डीएनए होता है वो क्या करेगा? रेगुलेट्स सेलुलर फंक्शन, यानी जो क्रियाओं के काम है, सेल्स की जो क्रियाएं हैं कौन नियंत्रित करता है? सेल के अंदर मौजूद डीएनए। इसको भी आपको याद रखना है। तो दोनों सिद्धांत आपको याद रखना है। यदि सेल थ्योरी में स्वान स्लाइडेन की आई है तो ये 3 पॉइंट आपको बताने हैं, और यदि आधुनिक कोश का सिद्धांत आता है तो ये तीनों पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। अब एक टर्म आप देखिए, कोशिका के प्रमुख अंग, यानी मेजर सेल ऑर्गेनेल्स। इसमें क्या होते हैं? देखो जैसे कोशिका है ना, अब कोशिका के अंदर भी बहुत सारे कोशिका के पार्ट्स होते हैं, यानी कोशिका अकेली नहीं। जैसे मान लीजिए कोशिका है तो कोशिका के अंदर एक केंद्रक होगा, यहाँ एक लिक्विड सा भरा होगा, फिर इस तरह की स्ट्रक्चर होंगी, जालीनुमा होंगे, ठीक है, ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे, ठीक है। कई प्रकार के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं सेल्स के अंदर। तो सेल के अंदर जो छोटी छोटी संरचनाएं मिलेंगी, एक कोशिका के अंदर जो छोटी छोटी संरचनाएं मिलेंगी उनको आप क्या कहोगे? कोशिका के अंग, यानी ऑर्गेनेल्स।
तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि एक सेल है, सेल के अंदर क्या क्या मौजूद होता है। यदि वो डेवलप सेल है तो बहुत सारी चीजें होंगी, शुरुआती सेल है तो उसमें सेल ऑर्गेनेल्स कम होंगी। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेल के अंदर यानी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले प्रमुख अंग, यानी सेल एक यूनिट है। अब वो सेल किन चीजों से मिलकर बनी होती है, जिनसे मिलके बनी होती है उनको, यानी आप बोल दो कि सेल के अंदर सेल में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं उसका अध्ययन करने वाले। प्री में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं सेल के अंगों से, और मेंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको आगे इसको देखना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका की बाहरी जीवित झिल्ली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल है और पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। मैं इसको समझाता हूं आपको। क्या काम है इसका, प्रोटेक्शन देना और सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट करना, यानी हर चीज को नहीं, कुछ सिलेक्टिव चीजों को कोशिका के अंदर बाहर करते ही कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आप डायग्राम में देखिए इसको, ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक, सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये पूरी कोशिका है, दिख रही है आपको। एक कोशिका का जो आउटर लेयर है ये है सेल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप एक डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। देखिए ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या काम करेगी, सेल मेम्ब्रेन एक तरीके से आप बोल सकते हो सुरक्षा, और जो पदार्थ हैं उनको सेल के अंदर और बाहर जाने की अनुमति देती है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन आपको समझ में आ गई, जो बाहरी परत है ये किसकी है, सेल मेम्ब्रेन की। इसके बाद हम देखेंगे सेल वाल। ठीक है, कोशिका झिल्ली आपकी कंप्लीट हुई। क्या क्या है, बाहरी झिल्ली है, सेमी परमेबल है, मतलब पदार्थों को कोशिका के अंदर बाहर जाने के लिए नियंत्रित करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। इसके बाद हम अगला देखेंगे, इसी में अगला अंग है सेल का, सेल वाल। अब देखिए सेल वाल में एक चीज याद रखिए, सेल वाल किसकी सेल में हुआ, पादप कोशिका में होता है, यानी जो जंतु की कोशिका है उसमें नहीं होगा, जंतु में नहीं होगा, किस में होता है, पादप में होता है। तो एक ये याद रखना है कि जो कोशिका भित्ति या सेल वाल वाला जो अंग है कौन सी सेल में होगा, केवल पादप वाली सेल में होगा। और किससे बना होगा, सेलुलोज से बना होगा। यानी आपने देखा होगा ना, अपन को सेलुलोज किस में होता है, पौधों में होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि उनमें सेल वाल होती है। तो सेल वाल किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। कोशिका को आकार और दृढ़ता, यानी क्या, शेप और स्टेबिलिटी, यानी जो प्लांट सेल है उसका शेप और रिजिडिटी जो है वो कौन बनाए रखता है, सेल वाल बनाए रखता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, सेल वाल। यानी जो सेल मेम्ब्रेन है, यदि ये किसका होता, ये सेल एनिमल के है, यदि ये सेल किसकी होती, प्लांट की होती, तो इसकी जो आउटर लेयर है उसको हम सेल वाल बोलते। सेल मेम्ब्रेन से आप किसी में भी देखिए, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन, तो इसकी जो आउटर लेयर है सेल मेम्ब्रेन की भी बाहर जो प्लांट होता है उसमें एक सेल वाल होती है। सेल वाल क्या होगी, उसको मजबूती प्रदान करेगी पौधे की सेल को। तो सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल, दो चीजें क्लियर हुई। सेल मेम्ब्रेन सभी सेल में होगा, लेकिन सेल वाल किस में होगी, केवल पादप में होगी। तो सेल वाल हमारा कंप्लीट हुआ। तो दोनों आउटर लेयर है, आप ऐसे दिमाग में रख सकते हो, लेकिन सेल वाल मिलेगी पादप में और सेल मेम्ब्रेन मिलेगी दोनों में। अब आ जाओ आप साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में हम देखते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो एक कोशिका है, ठीक है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, कोशिका के भीतर पाए जाने वाला जैविक द्रव्य इनसाइड द सेल, लिविंग मटेरियल बोल सकते हो आप, भरा रहता है सेल वाल के अंदर, उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है, ऑल ऑर्गेनेल्स रिमेन सस्पेंडेड, जितने भी कोशिका के भीतर अंग हैं वो सब इसी में स्थित होते हैं। ये जो लिक्विड भरा है इसके अंदर फिर सारे अंग होते हैं, जैसे हम जो अभी अंग पढ़ने वाले हैं वो सब इसी में सस्पेंडेड रहते हैं या स्थित रहते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या है, कोशिका के अंदर पाया जाने वाला लिक्विड है। ये जो अंदर आपको ये भरा दिख रहा होगा ये क्या है, आपका सेल का साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये देखो साइटोप्लाज्म लिखा है, ये जो भरा है ये सब पानी सा भरा है, या जो भी आप लिक्विड इसको समझो, ये पूरा जो हल्का ये लिक्विड है वो सब क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का क्या काम है, सेल के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये सब जो सेल ऑर्गेनेल्स या सेल के अंग हैं वो सब किस में रखे हुए हैं, साइटोप्लाज्म में रखे हुए हैं। तो साइटोप्लाज्म का क्या काम है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स इसी में रखे होते हैं। एक इसको जैविक द्रव्य भी बोलते हैं, लिविंग मटेरियल होता है तो कोशिका द्रव्य। तो तीन चीजें हो गई, क्या क्या हमने पढ़ लिया। सबसे बाहरी लेयर सेल मेम्ब्रेन, यदि प्लांट है तो उसमें सेल वाल होगी, बाहरी लेयर क्या होगी, सेल वाल। प्लांट में सेल वाल, बाकी सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, दो चीजें हो गई।
फिर हमने सेल के अंदर गए तो हमें क्या मिला, साइटोप्लाज्म मिला। साइटोप्लाज्म कहाँ मिला, इस सेल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, जीवित द्रव्य भरा हुआ है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म देखिए जो भरा हुआ है सब साइटोप्लाज्म है। तो कैसे बताओगे साइटोप्लाज्म क्या है, सेल के अंदर जो लिविंग मटेरियल भरा रहता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, 3 अंग कंप्लीट हुए। अब हम बात करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जैसे इंसान है, इंसान में हड्डियों का ढांचा होता है, आपने देखा होगा, ये सब ऐसे ऐसे हड्डियां होती हैं इंसान में, ठीक है। ये तो जो मानव में हड्डियों का ढांचा होता है, उसी प्रकार सेल में भी आप इमेजिन करिए ढांचा एक होता है, उसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी हड्डियां ना होती तो हमारी जो बॉडी का मास है वो सब इकट्ठा हो जाता है, एक जगह आ जाता है, ऐसे गोल गोल पूरा हो जाता। तो हड्डियों का ढांचा है तो उससे मास चिपका हुआ है, तो बॉडी हमारी शेप में है। तो इसी प्रकार इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सेल का एक प्रकार का ढांचा है जो उसके आकार को बनाए रखता है। तो ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ। ठीक है, अभी थोड़ा इसको हम बाद में देखते हैं, पहले इसका काम देख लेते हैं। जो ढांचा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या काम करेगा, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, अंतःकोशिकीय परिवहन, यानी जो सेल के अंदर जो भी चीजें ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती है उसमें सहायता करेगा। प्रोटीन संश्लेषण में काम करता है और फैट लिपिड के संश्लेषण में काम करता है। अब ये 2 प्रकार का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक क्या होगा आपका स्मूथ और दूसरा होगा आपका रफ। स्मूथ मतलब चिकना, रफ मतलब खुरदरा। ठीक है, तो हम इनको भी देख लेते हैं। जो स्मूथ है, जो चिकना है, ठीक है, जो चिकना है स्मूथ है, उसमें क्या बनेगा, लिपिड बनेगा। ये चीज याद रखना, जैसे ऐसे याद रखना, फैट घी क्या होता है, चिकना होता है। ठीक है, तो स्मूथ मतलब जिसमें वसा बनेगी वो स्मूथ होगा, और जिसमें प्रोटीन बनेगा वो रफ होगा। ईआर हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 2 प्रकार का है, एक रफ और एक स्मूथ। तो स्मूथ है मतलब चिकना है, चिकना मतलब फैट बनाएगा, और जो रफ है वो प्रोटीन बनाएगा। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक तरीके का अंदर ढांचा होता है जो सेल को मजबूती प्रदान करता है। ये 2 प्रकार का होता है, या तो चिकना वाला होगा या खुरदरा होगा। चिकना होगा तो उसमें क्या बनेगा, वसा बनेगा, और रफ होगा तो उसमें प्रोटीन बनेगा। और क्या काम करेगा, सेल के अंदर चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। देखिए आप यहाँ पे ये ढांचा आपको दिख रहा है, ये ढांचा क्या है, ये पूरा ढांचा, ये सब ईआर है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो हमने वहां पे पढ़ा है। तो ये सब जो ढांचा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एसईआर मतलब स्मूथ है, और ये क्या है, रफ, आरईआर रफ। रफ का मतलब होता है ये जो बिंदी बिंदी दिख रहा है ना, यदि इसमें बिंदी बिंदी मिलेगा तो रफ है, और ये बिंदी नहीं मिलेगी तो क्या है, स्मूथ है। स्मूथ है तो लिपिड बनाएगा, और ये बिंदी बिंदी है, अभी इसके बारे में भी हम बताते हैं। और यदि इस तरह के उंगली की तरह संरचना है तो वो रफ है। तो रफ है तो प्रोटीन बनाएगा, और स्मूथ ईआर क्या बनाएगा, लिपिड बनाएगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, मजबूती प्रदान करता है। एक और देख लीजिए डायग्राम, यहाँ पे देखिए ये जो ये बना हुआ है स्ट्रक्चर जो आपको ये दिख रहा है, क्या है ये स्ट्रक्चर, ये देखो यहाँ ये लिखा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, हमने क्या पढ़ा है, 2 प्रकार का, या तो रफ हो सकता है या स्मूथ। यदि स्मूथ होगा तो उससे लिपिड बनेगा, रफ होगा तो इससे प्रोटीन बनेगी। फिर देख लीजिए ये ढांचा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, जो मजबूती प्रदान करेगा सेल को, एक तरीके का ढांचा होता है। ओके, ये रफ हो सकता है, स्मूथ हो सकता है। स्मूथ मतलब चिकना, चिकना मतलब लिपिड बनाएगा, रफ मतलब प्रोटीन बनाएगा। मेरे हिसाब से अब आपको क्लियर हो गया है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हम बात करेंगे राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में बेसिक चीजें देख लो आप। सबसे छोटा कोशिकांग, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल। यदि आपसे पूछे कि जो सेल है इसमें सबसे छोटा अंग सेल का कौन सा होता है, तो आप बता देना राइबोसोम सबसे छोटा होता है। ठीक, एक आपको ये बताना है कि राइबोसोम क्या होता है, सबसे छोटा होता है। राइबोसोम में क्या होता है, राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। ये बहुत एग्जाम में प्री में आ सकता है कि प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में होता है। इसलिए प्रोटीन को क्या, राइबोसोम को क्या बोला जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। तो ये क्वेश्चन आता है प्रोटीन की फैक्ट्री कैसे बोला जाता है, तो राइबोसोम क्यों, क्योंकि वहां पे प्रोटीन का निर्माण होता है। अब आप डायग्राम में भी देख लो। देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया, फिर एक बार देखिए, सेल वाल पढ़ा था पादप में जो सबसे बाहरी लेयर थी, उसके बाद आया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में के बाद हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड भरा होता है अंदर सारा। उसके बाद हमने पढ़ा ये जो स्ट्रक्चर है,
जो ढांचा प्रदान करता है, इसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जो पॉइंट पॉइंट है, ये पॉइंट पॉइंट इनको बोलते हैं राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन बनाएगा राइबोसोम, इसलिए राइबोसोम है तो ये रफ है, रफ देखा है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक। यदि इसमें राइबोसोम है तो रफ, और यदि राइबोसोम नहीं है तो स्मूथ। स्मूथ है तो लिपिड बनेगा, राइबोसोम है तो प्रोटीन बनेगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर से एक बार देख लीजिए, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। ये हमारी पूरी सेल हो गई। सेल की सबसे बाहर यदि पादप सेल है तो सेल वाल होगी। सेल वाल के बाद सेल मेम्ब्रेन मिलेगा। सेल मेम्ब्रेन के बाद जैसे ही आप अंदर आओगे तो एक लिक्विड भरा मिलेगा जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। साइटोप्लाज्म में बहुत सारी अंग तैर रहे होंगे, तो एक अंग का नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का है। यदि उसके अंदर राइबोसोम मिल रहा है, ये जो पॉइंट पॉइंट, यदि ये पॉइंट ईआर के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है तो हम उसको बोलेंगे रफ। और यदि राइबोसोम इस स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है तो उसको हम बोलेंगे स्मूथ, ईआर। स्मूथ है तो ये लिपिड बनाएगा, और नहीं तो क्या बनाएगा आपका, ठीक है। स्मूथ नहीं है तो ये प्रोटीन बनाएगा। सॉरी, हाँ, स्मूथ नहीं है तो प्रोटीन बनाएगा, और स्मूथ है तो लिपिड बनाएगा। तो इतने अंग आपके क्लियर हो गए। चलिए, राइबोसोम भी हो गया। अब आप आ जाओ माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी मैं आपको उसमें डायग्राम में दिखाऊंगा। थोड़ा सा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर, कोशिका के अंदर इस तरह का, सेल के अंदर इस तरह बना रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये डबल मेम्ब्रेन होता है, इसमें डबल लेयर होती है, तो इसको झिल्ली युक्त कोशिकांग भी बोलते हैं, या डबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन। एटीपी ऊर्जा का निर्माण, यहाँ पे क्या होता है? एनर्जी बनती है, और उसकी यूनिट क्या है? एटीपी। तो यदि आए कि कोशिका में एनर्जी कहाँ बनती है, एनर्जी पावर हाउस क्या है, तो आप माइटोकॉन्ड्रिया लगाना, और उसकी करेंसी क्या है या यूनिट क्या है? एटीपी के फॉर्म में। इसको इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। अपना डीएनए और राइबोसोम। हाँ, अब यदि पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या मिलेगा, तो डीएनए भी मिलेगा और राइबोसोम भी मिलेगा। आपको दोनों याद रखना है। अब आपको मैं डायग्राम में भी दिखा देता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या याद रखना है? डबल मेम्ब्रेन याद रखना है, एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा का निर्माण, इसको पावर हाउस बोलेंगे। जहां ऊर्जा बनेगी वही पावर हाउस होगा, ऊर्जा की करेंसी एटीपी होगी। और डीएनए के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा और राइबोसोम मिलेगा, जैसे ये डायग्राम है। अब आपको ये दिख रहा है, ये क्या बना है? दो लेयर, एक लेयर दो लेयर, ऐसे ऐसे दो लेयर में पड़ा है। ये क्या पड़ा है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? एनर्जी बनाएगा। किस फॉर्म में बनाएगा? एटीपी। और क्या होगा? इसके अंदर डीएनए होगा, और इसके अंदर राइबोसोम भी होगा। राइबोसोम में हमने पढ़ा था ना कि राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। यदि ये राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलता है तो उसको रफ बोलते हैं। यदि ये राइबोसोम इसमें हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना, राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हो सकता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी हो सकता है, और नॉर्मल जो हमने साइटोप्लाज्म में लिक्विड पढ़ा है उसके वहां चारों तरफ पड़ा बिखरा हुआ हो सकता है। तो डीएनए और राइबोसोम कैसा है? डबल लेयर का है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका ये पड़ा है माइटोकॉन्ड्रिया है, डबल लेयर। ठीक, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। अब आप पहचानना भी सीख जाओगे, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें इसमें ए पड़ा है, ए है डबल लेयर वाला माइटोकॉन्ड्रिया। देख लीजिए, अब पहचानना भी आ गया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ए क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ए क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम होगा तो रफ बनाएगा, राइबोसोम नहीं होगा तो स्मूथ बनाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया लिक्विड साइटोप्लाज्म, बाहर सेल मेम्ब्रेन, और बाहर पादप में सेल वॉल। चीजें क्लियर हो गई। चलिए, अब हम देखेंगे गोल्जी एपरेटस, यानी गोल्जी उपकरण। इसमें क्या है? उपकरण है, क्या करेगा? ये पदार्थों की पैकेजिंग एंड सिक्रेशन, यानी पैकेजिंग करेगा, सिक्रेशन करेगा। और इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोलते हैं। जैसे आप पोस्ट ऑफिस जाओगे कोई अपना पार्सल डिलीवरी करने के लिए, तो सबसे पहले वहां क्या होगी? पैकिंग होती, फिर वहां से पैकिंग के बाद फिर दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होगा। तो पदार्थों का पैकिंग करेगा, इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस बोलेंगे, पैकिंग है, सीक्रेशन, और फिर वहां से पदार्थ जाएंगे। तो मैं आपको इसका भी डायग्राम में दिखाता हूँ। किसको? गोल्जी अपरेटस। इसको देखिए, यहाँ पे है गोल्जी अपरेटस। ये जो भी पदार्थ हैं जो हमें बाहर हटाना है, यहाँ पे उसकी पैकिंग हो जाएगी। ठीक, गोल्जी अपरेटस। ठीक है, गोल्जी अपरेटस क्या कर रहा है? पैकिंग कर रहा है, जो भी हमें पदार्थ बाहर फेंकना है। ये देखिए, गोल्जी अपरेटस है ये सब।
ये देखिए गोल्जी एपरेटस है। ठीक, तो गोल्जी एपरेटस हो गया, तीनों जगह मैंने दिखा दिए, तीनों डायग्राम में आप क्लियर हो गए, गोल्जी एपरेटस और ये हो गया आपका गोल्जी एपरेटस। तो पढ़ लिया। ये क्या करेगा, पैकिंग करेगा, सिक्रेशन करेगा, तैयार करेगा, जो भी पदार्थ बाहर हटाना है सेल से उसकी पैकिंग करेगा, इसीलिए इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं। तो एनर्जी हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, पोस्ट ऑफिस गोल्जी एपरेटस। अब आ जाओ लाइसोसोम। इसमें आपको याद रखना है, लाइसोसोम में बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कुछ एंजाइम होते हैं जो पचाने का काम करते हैं, जिनको डाइजेस्टिव एंजाइम कहते हैं। यानी लाइसोसोम में क्या कहेंगे, लाइसोसोम के अंदर कुछ एंजाइम होंगे जिनका काम है पचाने का काम। जो भी चीजें सेल को अब जरूरत नहीं है उनको पचा के नष्ट करने का काम करेगा लाइसोसोम। तो ये क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करता है। जो कोशिका क्षतिग्रस्त हो गई, अब वो काम की नहीं है, उसमें ये क्या करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ेगा और उसको नष्ट कर देगा। इसलिए इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली। यानी जिसको बाहर निकालना है, खत्म करना है, उसमें उसी में ये सीक्रेट करके उसको खत्म कर देगा। इसलिए सुसाइडल बैक ऑफ द सेल यदि कभी एग्जाम में आए तो अब बता देना, लाइसोसोम को बोलते हैं आत्महत्या की शैली। क्यों, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम मिलते हैं जो कि कोशिका को क्षतिग्रस्त अंगों को नष्ट कर देता है। तो इसको लाइसोसोम आपको याद रखना है, आत्महत्या की थैली। मैं इसको डायग्राम में भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसका नाम ये आत्महत्या की थैली, तो थैली नमक कटोरी नमक संरचना होगी। आप ये देखिए लाइसोसोम ये है, इसमें जो भी चीज नष्ट करके बाहर फेंकना होगा लाइसोसोम में आएगी, इससे डाइजेस्टिव एंजाइम निकलेगी और वो इसको नष्ट करके खत्म कर देगा। कौन, लाइसोसोम। ठीक है, थैली आपको देखिए एक और दिखाई दे रहा है, ये देखिए अब थैली, लाइसोसोम मतलब आत्महत्या की थैली। यहाँ भी देख लीजिए लाइसोसोम मतलब आत्महत्या की थैली। तो कौन कौन से आपने चीजें पढ़ ली, फिर आप देख लो। सेल मेम्ब्रेन, इसके बाहर पादप में सेल वाल, फिर अंदर आपके लिक्विड भरा है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तैर रहा है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के हैं, यदि उसमें राइबोसोम पाया जाता है तो रफ कहलाएगा, रफ वाला प्रोटीन को बनाएगा, और यदि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं है तो वो स्मूथ कहलाएगा और वो लिपिड को बनाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी देता है हमें, और उसके बाद हमने पढ़ा लाइसोसोम जो आत्महत्या की थैली है, जो भी चीजें खराब है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। आत्महत्या की थैली इसलिए इसको बोलते हैं। तो सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। इसके बाद हम बात करते हैं वैक्यूल्स की, बहुत महत्वपूर्ण है वैक्यूल्स भी। आप देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो पादप कोशिका का जो आकार होता है, आप देखो पादप कितने बड़े, पौधे बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो जो पादप कोशिका का आकार होता है ना, वो बड़े आकार होने की वजह है वैक्यूल्स, उसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं। पादप कोशिका में बड़ी होने की वजह है उसमें पाए जाने वाले वैक्यूल्स। लार्ज इन प्लांट सेल, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जल और खाद्य पदार्थों को संग्रह, यानी पादप सेल में जो जल और भोजन का जो स्टोरेज होता है वो वैक्यूल्स में होता है। अब पौधों को बहुत अधिक पानी में जल और भोजन चाहिए, इसलिए इनका आकार बहुत बड़ा होता है, और पादप सेल का आकार भी एनिमल सेल से बड़े होने की यदि कभी वजह पूछी जाए तो आप वैक्यूल्स लगाना। तो पादप कोशिका में बड़ी होती हैं, जल और खाद्य का संग्रहण करती हैं, आपको ध्यान रखना है वैक्यूल्स। आपको वैक्यूल्स दिखाई दे रहा हूँ, ये है वैक्यूल्स। ठीक है, इतनी बड़ी ये थैली है, ये प्लांट में मिलेगी, बहुत बड़ी होती है प्लांटों में। क्यों होती है, क्योंकि इसमें पानी और भोजन प्लांट की सेल स्टोर करके रखती है। तो वैक्यूल आपको क्या है, स्टोरेज डिवाइस, किस चीज का, भोजन और पानी का, किसमें, प्लांट सेल में। और इसका आकार प्लांट सेल का बड़ा क्यों होता है, वैक्यूल्स की वजह से। ये देखिए इसमें प्लांट सेल पानी और भोजन को संग्रह करती है। लाइसोसोम क्या था, जिन चीजों को नष्ट करके बाहर निकालना है वो लाइसोसोम में जाएगा, लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम देगा और उसको पचा के नष्ट कर देगा, और नष्ट करने की वजह से लाइसोसोम क्या है, अपनी आत्महत्या कर रहा है, खुद को नष्ट कर ले रहा है, तो इसको आत्महत्या की थैली हमने पढ़ा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब हम बात करेंगे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होते हैं, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, प्रेजेंट इन ओनली एनिमल सेल। जैसे वैक्यूल हमने पढ़ी, बड़े बड़े वैक्यूल किस में मिलेंगे, केवल प्लांट में। तो सेंट्रोसोम किस में मिलेंगे, एनिमल सेल में। कोशिका विभाजन में सहायता है। अब सेंट्रोसोम क्या करेंगे, जब सेल डिवीजन होता है, भाई सेल ग्रोथ कैसे करती है, एक हमने पढ़ा था, कोई भी अभी जब सेल सिद्धांत पढ़ रहे थे इसके ऊपर, कि कोई भी नई सेल का निर्माण पुरानी सेल से होता है। कैसे, सेल डिवीजन होती है, पुरानी सेल से नई सेल का निर्माण होता है। तो कोशिका विभाजन में सहायता कौन करेगा, पुरानी कोशिका से जब नई कोशिका का निर्माण हो रहा है तो उसमें हेल्प कौन करेगा, तो उसमें हेल्प करेगा आपका सेंट्रोसोम। तो आपको याद रखना सेंट्रोसोम का क्या काम है, कोशिका विभाजन में सहायता करना। इसको एकदम रट लो आप कि कोशिका विभाजन में सहायता कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है।
तो बस इसमें आपको इतने याद रखना है कि कोशिका विभाजन में हेल्प कौन करता है एनिमल सेल में, तो सेंट्रोसोम। अगला आ जाओ प्लास्टिड। प्लास्टिड के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। एक पहला आपको यह, जैसे सेंट्रोसोम किस में थे, एनिमल में, तो प्लास्टिड किस में, पादप पादप कोशिका में। एक कितने प्रकार के हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो मतलब ग्रीन कलर, जो पौधों में ग्रीन कलर है किसकी वजह से, क्लोरोप्लास्ट, किसको बोलते हैं, हरित लवक। पौधों में जो बिना कलर का है, आवर्णी लवक बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। और जो हरे कलर और या बिना कलर के अलावा जो भी कलर है वो सब होता है वर्णी लवक की वजह से, यानी क्रोमोप्लास्ट। तो आपको ये याद रखना है कि प्लास्टिड किस में मिलेंगे आपको, पादप में मिलेंगे। कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, क्लोरो, क्रोमो और ल्यूको। क्लोरो किस के लिए जिम्मेदार है, पौधों में ग्रीन कलर के लिए। ल्यूको किसके लिए जिम्मेदार है, ल्यूकोप्लास्ट जिम्मेदार है बिना कलर के लिए। ठीक है, जैसे जड़ों में मिलेगा वहां कलर की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जो कलरफुल जो फूल पत्तियां होती हैं वो सब आपकी क्रोमोप्लास्ट की वजह से होती है। तो ये आपको प्लास्टिड भी याद रखने हैं। अब यदि आपसे पूछे जाए कि भाई प्लास्टिड काम क्या करेंगे, तो प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस बोल सकते हो, उसमें हेल्प करेंगे। पौधों को जो कलर होता है, आपको देखो कितने कलर के फूल पत्तियां होती हैं, वो सब किसकी वजह से होते हैं, प्लास्टिड की वजह से। यदि हरा है तो क्लोरो की वजह से होगा, यदि और कोई कलर है तो क्रोमो की वजह से होगा। और क्या करेंगे प्लास्टिड, रंग कलर प्रदान करेंगे, भोजन का संचय करेंगे, प्रकाश संचय यानी फोटोसिंथेसिस, प्रोवाइडिंग कलर और फूड स्टोरेज। ये सब किसका काम है, प्लास्टिड का। किस में मिलेंगे, प्लास्टिड पादप में मिलेंगे। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद मैं कुछ फैक्ट बता देता हूँ जो प्री में भी आ सकते हैं, जैसे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, जीवित कोशिका लुविन हॉक ने खोजी, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया, आधुनिक कोशिका सिद्धांत बिरखो या बिरछो ने दिया, कोशिका का जो पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया है, प्रोटीन कहाँ बनता है, राइबोसोम में बनता है, आत्महत्या जो डाइजेस्टिव एंजाइम निकाल के और जो खराब चीजें बाहर करता है वो लाइसोसोम, जिसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं। कोशिका का पोस्ट ऑफिस गोल्जी बॉडी, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। ये प्री के हिसाब के सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए, आए हैं यहाँ से कभी ना कभी क्वेश्चन आता रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप ये सब इन पे लिख पाओगे यदि मेंस पे लिखना को आ जाए। लाइसोसोम, राइबोसोम, कोशिका सिद्धांत, कोशिका की खोज, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया संरचना, डबल हेलिक्स संरचना आप बता देना, ठीक है, डबल होता है, इसमें डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, पावर हाउस बोलते हैं, एटीपी एनर्जी करेंसी, यही सब चीजें तो लिखना है आपको। गोल्जी उपकरण, ठीक है, ये सब 2-2 नंबर में आएगा, बड़े क्वेश्चन में नहीं आएगा। बड़े क्वेश्चन में आएगा तो सारे ऑर्गेनल्स लिखने पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन जैसे कोशिका की संरचना का चित्र, आपको डायग्राम बनाना है, और प्रमुख कोशिकांग है तो सारे बता देना है। पहले आपको ऐसे सेल से शुरू करना है, पहले बताओगे कि पादप होगा तो उसमें सेल वाल होगी, फिर उसके बाद सेल वाल के अंदर जाओगे तो सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, फिर साइटोप्लाज्म भरा होगा, फिर उसके अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, फिर उसमें यदि राइबोसोम है तो उसको रफ बोलेंगे, राइबोसोम नहीं तो उसको स्मूथ बोलेंगे, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी एपरेटस होगा, वैक्यूल्स होंगे और आपका लाइसोसोम होगा। यही चीजें प्लास्टिड होंगी, बस हो गए, ये चीजें बता देना है, आपका 10 नंबर में हो जाएगा, डायग्राम बना देना है। अभी मैं इसमें कुछ चीजें रह गई हैं कि एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, केंद्र होता है, केंद्रक, तो इसका हम अगले लेक्चर में देख लेते हैं, क्योंकि केंद्रक से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। सेल डिवीजन में केंद्रक का रोल भी होता है, तो अगला हम उसी को करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक यदि आपको पसंद आया हो और समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि किसी और सब्जेक्ट के भी आपको चाहिए हो लेक्चर तो बताइए। तो ओके, थैंक यू।